तो देखिए अभी तक हमने आपको जो पढ़ाया था सेंटर ऑफ मास का, उसमें क्या था, उसमें आपका ये था कि कई सारे पार्टिकल्स कई डिफरेंट जगह पे प्रेजेंट थे। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब आपका ये है कि जैसे एक पार्टिकल यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, तो ये बताइए इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। इस तरीके से था। अब क्या है कि अब ऐसा नहीं है, अब जो है आपका कंटिन्यूअस बॉडी है। जैसे ये है, आपको पूछा जाए ये मान लीजिए रॉड शेप का है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो जब कोई मतलब कि सारे पार्टिकल से मिलकर एक पूरी बॉडी शेप बना रही हो, जैसे आपका यूनिफॉर्म रॉड है, सिलेंडर, कोई भी बॉडी जो एक कंप्लीट बॉडी हो, तो यहाँ पे वही है सेंटर ऑफ मास, COM मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ अ कंटिन्यूअस बॉडी। एक कंटिन्यूअस बॉडी का क्या होता है, तो उस केस में आप याद रखिएगा, सिंपल यहाँ पे क्या करते हैं हम, जैसे मान लीजिए, तो उस केस में हम उसका सिंपल 3 कोऑर्डिनेट X, Y और Z 3 अलग अलग निकाल लेते हैं। तो जैसे X सेंटर ऑफ मास का X कोऑर्डिनेट जो होगा X dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। किसी भी स्मॉल बॉडी का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो कंप्लीट आ जाता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका X dm अपॉन उसका एक्चुअल मास, ठीक है। इसी तरीके से तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको, यहाँ से हमारा ये बना x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू x dm अपॉन कैपिटल M। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट का COM क्या होगा, सेंटर ऑफ मास, ये हो जाएगा आपका y इंटू dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। तो ये dm का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कैपिटल M। तो ये y इंटू dm अपॉन कैपिटल M। तो ये बन गया आपका y कोऑर्डिनेट का सेंटर ऑफ मास, दिस इक्वल्स टू y इंटू dm अपॉन कैपिटल M, ठीक है। इसी तरीके से z एक्सिस का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, z dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, दैट मीन्स इक्वल्स टू z dm अपॉन कैपिटल मास। यानी कि यहाँ से ये इधर दिख रहा है उधर का, ये आपका इधर थोड़ा सा कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से तो ये हो जाएगा यहाँ पे z एक्सिस का सेंटर ऑफ मास जो हो जाएगा इंटीग्रेशन z dm अपॉन कैपिटल M, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या होगा, तो ये समझ में आ गया। तो कंटिन्यूअस बॉडी का चलिए हम आपको एक लेके दिखा देते हैं सॉल्व करके, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कंटिन्यू हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, बेसिकली कंटिन्यूअस बॉडी की बात कर रहे थे। तो चलिए, जैसे हम पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है। देखिए जैसे ये हमारा एक रॉड है, रॉड का शेप क्या होता है, सिलेंड्रिकल। तो हमने यहाँ से ये बना लिया, ये रॉड है, इसका हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। ये कंटिन्यूअस बॉडी है, इसके पार्टिकल्स ऐसे तो नहीं, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ, ऐसे तो नहीं है, ये कंप्लीट बॉडी है। तो इसका हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए अब यहाँ पे हमने माना नहीं, सब कुछ दे रखा है इसमें, जो मानेंगे आपको बताएंगे, एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये दे रखा है कि इसका टोटल लेंथ जो है वो कैपिटल M है, L है, और मास जो है आपका कैपिटल M है। ये दे रखा है इस यूनिफॉर्म रॉड का। तो अब यहाँ से मान लीजिए कि हमने, तो जाहिर सी बात है, जैसे क्या होता है कि कहीं आप जैसे कोई मोटरसाइकिल खरीदने गए या कार खरीदने गए, तो पहले आप क्या करते हैं, एक छोटा सा टेस्ट ड्राइव लेते हैं ना, उसके बाद आप, तो वैसे ही हम यहाँ पे एक छोटे से एलिमेंट का मास निकालेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए हमने माना कि इसमें एक एलिमेंट है dx लेंथ का, ये देखिएगा, ये जो है हमारा dx लेंथ का हमने एक स्मॉल एलिमेंट माना है, ठीक है।
ये जो स्मॉल एलिमेंट हमने dx लेंथ का माना है, इसका मास कितना होगा बताएंगे जरा। ये जो हमारा dx लेंथ है, तो ये जो dx लेंथ है, इस dx लेंथ का मास कितना होगा। देखिए कैसे पता करेंगे, जब टोटल लेंथ इसका L है तो उस केस में मास कितना है, m है। टोटल यूनिफॉर्म रॉड का लेंथ L है तो उस केस में मास m है। तो अगर लेंथ यूनिट हो जाए तो मास कितना हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ m/L। अगर हमने माना कि dx थिकनेस की रॉड है, इतनी थिकनेस, इतनी लेंथ है उसकी, ये जो ये dx, तो उसमें मास कितना होगा, dl/m/L इंटू dx, और इस मास को हमने माना है dm। तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट जिसका लेंथ एलिमेंट है, और इसकी वैल्यू हमने dm। तो यानी कि यहाँ से बना कि लेंथ dx लेंथ हैज़ मास कितना, dm। तो यहाँ से हमें पता चला कि dm की वैल्यू जो है वो आपका क्या है, m/L इंटू dx। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो मैं आपको डेरिवेशन करवा रहा हूँ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, छोटी छोटी चीज़ें, खासकर IIT का जो आपका जो फर्स्ट स्टेज में होगा उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, लेकिन सेकंड में जो आपका एडवांस होगा आपको सेंटर ऑफ मास डिफरेंट बॉडीज़ का कंफर्म पूछ लेता है, एक क्वेश्चन आ ही जाता है। डिफरेंट बॉडी का, सर्कुलर स्फीयर का, सर्कुलर बॉडी का, स्फेरिकल बॉडी का, सिलेंड्रिकल बॉडी का, तो आपको ये सारी चीज़ें निकालनी आनी चाहिए। एडवांस स्टेज में IIT का जितने भी क्वेश्चन हैं आपको डिराइव करके ही निकालना पड़ेगा, आप उसमें फॉर्मूला L/2 सिंपल नहीं लगा सकते हैं। तो ये डेरिवेशन थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। और ये क्या है, बेसिकली कंटिन्यूस बॉडी है ना, तो जितने भी चाहे आपका सर्कुलर हो, स्फेरिकल बॉडी, सब क्या होते हैं, कंटिन्यूस बॉडी होते हैं, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे ये आपका dm जो मास है, मतलब कि जो छोटा सा हमने एलिमेंट लिया है dx लेंथ का, उसका मास कितना है, m/L इंटू dx। चलिए आगे चलते हैं अब यहाँ पे। तो इतना हो गया। अब हमने कंटिन्यूस बॉडी के लिए बताया था कि x y z अलग अलग होता है, निकालते हैं। तो चलिए अब यहाँ से निकालते हैं। तो x कोऑर्डिनेट जो होगा सेंटर ऑफ मास का, वो क्या होगा, इंटीग्रेशन x इंटू dm अपॉन टोटल मास। तो dm क्या है, जो स्मॉल एलिमेंट हमने माना है छोटा सा dx लेंथ का, उसका मास है। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो x इंटू dm की वैल्यू कितनी है, m/L इंटू dx अपॉन m। x और l बाहर आ जाएगा क्योंकि इसमें तो कुछ चेंज करना नहीं है, कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, ये x क्या है और ये dm क्या है, देखिए यहाँ पे ये x जो है आपका बेसिकली क्या है, समझिएगा x क्या है, हमने ये माना है कि ये जो dx थिकनेस है का हमने जो एलिमेंट लिया है वो यहाँ से x लेंथ पे है, ठीक है। ये जो dx थिकनेस है इसके इनिशियल एंड से, इसके इनिशियल एंड यानी शुरुआत के छोर से यहाँ से x लेंथ पे ये dx एलिमेंट है, dx एलिमेंट छोटा सा लिया गया है। टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ कितना है, एक एंड से दूसरे एंड तक लेंथ कितना है, L है, लेकिन फर्स्ट एंड से आपका जो एलिमेंट है उसका डिस्टेंस जो है वो x है। तो ये x हमने ले लिया, ठीक है। m/L आपका बाहर हो जाएगा क्योंकि ये दोनों ही कांस्टेंट है, मास, टोटल मास रॉड का चेंज नहीं होगा, ना ही लेंथ चेंज होगा। तो यहाँ पे m/L बाहर आ गया अपॉन दिस कैपिटल M, तो यहाँ से बचा x dx। अच्छा एक चीज़, ये जो इंटीग्रेशन वो कहाँ से कहाँ था, वो ये x लेंथ पे यानी कि x डिस्टेंस पे हमने dx लिया है, ये कहाँ से कहाँ चलेगा, 0 से L तक चलेगा। तो लेते हैं 0 से L, तो इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 to L। तो ये 0 to L हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आगे करते हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx का होता है x टू द पावर n + 1 अपॉन
n+1, ठीक है। यहाँ पे x dx यानी n की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा x dx, तो x टू द पावर यहाँ पे 1 है ना, और यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है आपका, तो n की वैल्यू 1 है तो x टू द पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, दैट मीन्स x टू द पावर 2 अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिएगा अगर नहीं पता हो तो यहाँ पे आपका x सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा m/l इंटू m, इसका क्या हो जाएगा x² अपॉन 2 0 to l, ठीक है। ये m से m कैंसिल आउट हो गया, पहले ये वैल्यू फिर ये वैल्यू, तो x² की जगह पे क्या रखना है l, ये लिमिट होता है आपका लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो x की वैल्यू l पे रखेंगे तो ये हो जाएगा, और 1/l पहले से था, l² अपॉन 2 फिर 0 तो 0, तो 0 हो गया तो कोई वैल्यू ही नहीं, फिर तो क्या होता है ये l² अपॉन 2 -0 रख देंगे तो 0 कैंसिल आउट हो गया, 0 कोई वैल्यू नहीं होती। अब ये l से एक पावर कैंसिल हो गया तो क्या बचा l/2, इतना वीडियो में आ रहा है। मैंने बस ये किया, सॉरी वीडियो में नहीं आ रहा था, देखिए हमने ये किया, ये फॉर्मूला होता है x टू द पावर n dx का, तो यहाँ पे x dx था, n की वैल्यू 1 था, तो 1 + 1 x² अपॉन 2, ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, m/l अपॉन m इस तरह से रख दिया, x² अपॉन 2। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपका अपर लिमिट ये लोअर लिमिट, यानी कि x की जगह पे पहले हम इसको रखेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर इस 0 को रखेंगे, तो यहाँ पे पहले हमने l की x की वैल्यू रखी l² अपॉन 2 रख दिया, अच्छा l² अपॉन 2 ये हो गया, स्क्वायर से एक l कैंसिल आउट हो, क्या बचा l/2। तो यानी कि अगर कोई कंटिन्यूस बॉडी जिसका केवल लेंथ है, ये देखिए केवल x एक्सिस के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो उस केस में इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा मिड ऑफ द रॉड होगा, दैट मीन्स l/2 लेंथ पे सेंटर ऑफ मास होगा, यही आपका बताता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको और भी बॉडीज़ का सेंटर ऑफ मास निकाल के दिखाएंगे। तो ये देख लीजिए किस तरीके से आता है। अब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 0, z की भी 0, क्यों, क्योंकि ये जो रॉड है वो x एक्सिस के अलॉन्ग अलाइंड है, रखा गया है, इसमें y और z नहीं है, ठीक है। y एक्सिस के अलॉन्ग z एक्सिस के अलॉन्ग तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है ना, ये सिंपली इसका लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, वो लेंथ वाइज किधर भी आप ले सकते हैं, या तो x एक्सिस पे या y एक्सिस पे, किधर भी आप ले सकते हैं। अगर y एक्सिस पे लेते तो वहाँ भी तो लेंथ ही लेते ना, तो इसलिए y और z 0 हो गए, ठीक है। चलिए थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।